जब से होश संभाला है भाभी के हाथ का खाना ही याद है मुझे। मैं बहुत छोटा था जब माँ गुजर गई थी। हम दोनों भाइयों की उम्र में बहुत ज़्यादा ही अंतर था। बड़े भैया उस समय यही कुछ 19-20 साल के रहे होंगे। पिताजी दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भैया की शादी करवा दी। उस ज़माने में माता पिता जो कहे वो पत्थर की लकीर बन जाती थी। भैया ने पिताजी का विरोध नहीं किया, चुपचाप शादी के मंडप में बैठ गए। घर में सुहाना भाभी का आगमन हम सभी के लिए जैसे डूबते को कितने का सहारा था। पतली दुबली सांवला रंग, लंबे लंबे बाल, साधारण नैनो नक्श वाली भाभी की उम्र भी कुछ खास ज़्यादा नहीं थी। कच्ची उम्र में ब्याह होने के कारण भाभी को गृहस्थी का ज्ञान नाम मात्र का ही था। जब भी भाभी खाना बनाती तो कभी सब्ज़ी जल जाती तो कभी रोटी। आए दिन भाभी से रसोई में कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। भाभी को खाना बनाने की सीख पिताजी से मिली थी। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। शुरू में भाभी को तो रोटी बनानी तक नहीं आती थी। कई बार कोशिश करने के बाद भी भाभी से गोल रोटी नहीं बनती। तब पिताजी भाभी की रोनी सूरत देख कहते, कोई बात नहीं, रोटी तो रोटी होती है, गोल हो या आड़ी तिरछी, पेट भरने से मतलब है। धीरे धीरे गुजरते समय के साथ भाभी के हाथ के खाने की हमें आदत सी पड़ गई थी। इसीलिए जब कभी भाभी कुछ समय के लिए मायके चली जाती, हम सभी को तो जान ही निकल जाती। पिताजी ज़्यादा देर चूल्हे के आगे नहीं रह सकते थे, उन्हें खांसी आने लगती थी। ऐसे में भाभी की अनुपस्थिति में भैया खाना बनाते और उनके हाथ के खाने का क्या कहने। भगवान ऐसा खाना किसी दुश्मन को भी न परोसे। भाभी के मायके से लौटने पर ऐसा लगता जैसे घर की अन्नपूर्ण वापस लौट आई हो। फिर तो भगवान से ही यही प्रार्थना करता कि हे भगवान, भाभी को मायके मत जाने देना। दिन बीतते देर कहाँ लगती है। मैं भी कब बचपन से जवानी की दहलीज पर आ खड़ा हुआ, पता ही नहीं चला। स्कूल का अंतिम साल था। पढ़ाई के अलावा मेरा मन कहीं और लगा रहता। एक तरह से कह सकते हैं कि मैं एक तरफा प्यार में पड़ गया था। सुंदर कोमल काया की स्वामिनी अनुपा मेरे साथ ही पढ़ती थी। सबसे आगे बेंच पर बैठती और मैं सबसे पीछे। अनुपा जिस दिन स्कूल नहीं आती उस दिन मेरा मन स्कूल में एक पल के लिए भी नहीं लगता। एक दिन मौका देखकर अकेले में मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी। अनुपा, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं सकता। मेरे दिल का हाल सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो रो पड़ी। अनुपा को यूं रोते देख मैं एकदम से डर गया कि आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया कि वो रो पड़ी। मैंने तो सिनेमा में देखा था कि अक्सर नायक नायिका से प्यार का इजहार करता है तो नायिका शर्मा जाती है, लेकिन मेरे साथ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा था। थोड़ी देर रोने के बाद उसने अपने हाथ जोड़े। उस समय मेरी क्या हालत रही होगी इसका अंदाज़ा लगा पाना भी किसी के लिए भी ठीक कठिन है। अनुपा ने कहा, मानो अगर ये किस्सा मेरे पिताजी के कानों तक पहुंच गया तो उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर घर बैठा देना है। मेरा डॉक्टर बनने का सपना पल भर में मिटिया मिट हो जाएगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे भूल जाओ। अपने दिल की बात कहकर अनुपा वहाँ से चली गई, पर मैं तो जैसे भूंद की तरह खड़ा उसे वहाँ से जाते हुए बस देखता रहा। मेरा प्रेमी मस्तिष्क कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। घर पहुँचा तो गुमसुम देख भाभी मेरे पास आकर गुनगुनाती हुई बोली, चुप चुप बैठे हो, ज़रूर कोई बात है। वैसे भाभी से मैं कुछ छिपाता नहीं था, इसीलिए उनके सामने दिल की खोल कर कह दिया। मेरा हाल जानने के बाद भाभी बोली, देवर जी, जो आपके साथ हो रहा है वह आम बात है। मेरा मतलब है कि इस उम्र में प्यार होना, आकर्षण होना आम बात है, लेकिन अगर लड़की आपसे दूर रहने की भीख मांग रही है तो आपका पीछे हट जाना ही सही है। इस तरह की भावनाओं को सम्मान करने में ही पुरुष का पुरुषत्व है, ना कि उससे जबरन प्रेम के लिए मजबूर करने में। भाभी की बातों ने मुझ पर गहरा असर डाला और उस दिन के बाद से ही धीरे धीरे मैंने अनुपा को
अपने दिलो दिमाग से निकाल फेंका और अपनी पढ़ाई में नर गया। मेरा स्कूल ख़त्म हो चुका था और आगे की पढ़ाई के लिए मैं हॉस्टल चला गया। उस दिन अंतिम साल का पेपर ख़त्म करके मैं घर पहुंचा था। घर में प्रवेश करने ही अजीब सा महसूस हुआ। पूरे घर में लोगों की भीड़ जमा थी। आंगन में भैया का शव देख एकाएक अपने आप पर से मेरा निर्मतन छूट गया। मैं दहाड़े मार कर रोने लगा। मुझे रोता हुआ देखकर भाभी, जो सुध बुध खोज कर चुपचाप पत्थर की तरह एक कोने में बैठी हुई थी, अचानक से रो पड़ी। उनका जोर जोर से रोना और अन्य स्तरों-दरा भाभी के शरीर से सुहाग की निशानी जैसे मंगलसूत्र, चूड़ियाँ आदि को खींच कर निकाले का दृश्य मेरे कलेजे को अंदर कर तक चीर रहा था। छोटे कस्बे आदि की खासियत है कि खुद में पड़ोसी से लेकर रिश्तेदार आपको कभी अकेले नहीं छोड़ते। तैसे तैसे भैया का अंतिम संस्कार किया गया। घर में नाते रिश्तेदारों की भीड़ अभी भी जमी पड़ी थी। कुछ दिन बाद नाते रिश्तेदार भी छटने लगे, पर बुआ ने अभी भी डेरा जमाया हुआ था। एक रात बुआ पिताजी से बोली, भैया हंसती मुस्कुराती बहू एकदम से कैसी शांत पड़ गई है। मुझसे तो इसका यह हाल देखा नहीं जाता। छोटा मुंह बड़ी बात, मेरी मानो तो सुहाना की और तू बहू पूर्णिमा की बात कर रही है। मुझसे कहीं सो कहीं बहू के सामने न कहना। पूर्णिमा का सुन जाने कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी। बुआ ने कहा, भैया गुस्से को एक तरफ रख कर सोचो। मेरी राय में सुहाना का ब्याह उसके देवर से कर देने में परिवार की भलाई है। दोनों भाभी देवर की अच्छी बनती है, और तो और सुहाना को बच्चा भी नहीं है, और क्यों नहीं इसका हो। तुम अभी उसके पति की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई होगी, और तू बहू के पुनः विवाह की बात कह रही हो। मुझे कहीं से कहीं बहू के सामने न कहना। पूर्ण विवाह का सुन जाने से उसके दिल पर क्या गुजरेगी। बुआ ने कहा, भैया गुस्से को एक तरफ रखकर सोचो। मेरी राय सुहाना का ब्याह उसके देवर से कर दो। मेरे परिवार की भलाई है। दोनों भाभी देवर की अच्छी बनती है, और तो और सुहाना को बच्चा भी नहीं है, और क्यों नहीं है इसका। हम दोनों भाइयों की उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर था। बड़े भैया उस समय मुश्किल से 19-20 साल के रहे होंगे। पिताजी दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि घर में एक बहू आ जाएगी तो वही घर और छोटे बच्चे को संभाल लेगी। उस ज़माने में पिताजी और फैसला कर देते थे, उसे पत्थर की लकीर माना जाता था। भैया की शादी ही कुछ ऐसी ही परिस्थितियों में हुई थी। भाभी जब पहली बार हमारे घर आई तब मैं इतना छोटा था कि मुझे रिश्तों की समझ भी नहीं थी। मुझे बस इतना याद है कि उस दिन घर में बहुत सारे लोग थे और मैं एक कोने में बैठा सबको देख रहा था। भाभी ने मुझे देखा तो मुस्कुरा कर मेरे पास आई और धीरे से पूछा, तुम ही हो छोटे। मैंने डरते डरते सिर हिला दिया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, अब डरने की ज़रूरत नहीं है। शायद वही पहला पल था जब मेरे जीवन में माँ की खाली जगह किसी ने भरी शुरू की थी। भाभी खुद भी बहुत कम उम्र की थी, लेकिन जिम्मेदारियाँ उनके हिस्से में अचानक बहुत बड़ी आ गई थी। घर संभालना, भैया का ख्याल रखना, पिताजी की सेवा करना और मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखना। उन्होंने कभी किसी काम को बोझ नहीं समझा। सुबह मेरी नींद अक्सर रसोई से आती खुशबू से खुलती थी। कभी गरम पराठे, कभी दाल की खुशबू, कभी गुड़ वाली रोटी। मैं उन्नीदी आँखों से रसोई के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता और भाभी बिना पूछे देखे समझ जाती कि मैं आ गया हूँ। उठ गए छोटे, हाथ मुंह धो लो, खाना लगा देती हूँ। मैं अक्सर पूछता, आज क्या बनाया है भाभी। वह हंसकर कहती, तुम्हारी पसंद की चीज़। और सच कहूँ तो उस उम्र में मुझे लगता था कि दुनिया में सबसे स्वादिष्ट खाना सिर्फ मेरे घर में बनता है। समय गुजरता गया, मैं बड़ा होने लगा और भाभी मेरे लिए सिर्फ भाभी नहीं रही। वह मेरी पढ़ाई की चिंता करती, मेरी शरारतों पर डांटती और परीक्षा में अच्छे नंबर आने पर सबसे ज़्यादा खुश होती। एक बार मैं स्कूल से रोता हुआ घर आया। मेरी किताबें रास्ते में गिर गई थी और कुछ बच्चे मेरा मजाक उड़ाकर चले गए थे। भाभी ने मेरे चेहरे पर आंसू देखे तो तुरंत